नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पहले चरण का मतदान है। ऐसे में तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है, आखिर कौन से ऐसे चरणें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुकाबला किस कदर होगा, क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से कमजोर है, या फिर बीजेपी ने अपनी तैयारी कितनी पुख्ता की है इन पहले चरण के चुनाव के लिए। चुनाव प्रचार थम चुका है, अब नतीजा जो आना है वो 4 जून को आना है। ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो हमारे जहन में, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ। कुंवर अभिषेक, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन ये जो पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने हैं, आखिर उसकी तैयारियां आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके का मुकाबला? निश्चित तौर पर देखिए, इंडिया गठबंधन जिसमें तमाम पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं खास तौर से बात करूं, जहां इस वक्त हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और 8 सीटों में हाई प्रोफाइल सीट भी है। रामपुर की सीट है जिसमें जतिन प्रसाद, पीलीभीत जहां से वरुण गांधी, फिर पहले उनसे पहले उनकी मां मेनका गांधी सांसद हुआ करती, चुनाव लड़ा करती थी। इस बार उनको टिकट ना देकर जतिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, खासतौर से मुजफ्फरनगर सीट, संजीव बालियान 10 साल से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी सीट पर चुनाव है। कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव है। सहारनपुर, बिजनौर, तो 8 महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इसमें से पहले चरण में 8 सीटें पर मतदान कल होना है। अब जो तैयारियों की आप बात कर रही हैं, पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का जो बिगुल था वो थम गया है, क्योंकि चुनावी गाइडलाइन के तहत लगभग 1.5 दिन पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है, शाम 5 बजे से। अब चूंकि पूरे देश में 102 सीटों पर चुनाव होना है, चुनाव आयोग की तमाम पुख्ता जो योजनाएं हैं चुनाव कराने को लेकर, वो पूरी कर ली गई हैं। जहां जहां पैदल रास्ता नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर से मतदान पेटियां भेजी गई हैं, पोलिंग पार्टियां भेजी गई हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो सुदूर से सुदूर इलाके में भी रहता हो, उसको भी मतदान के अधिकार से वंचित न रखा जाए। अब सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, स्टेट से पुलिस मांगी गई है, तमाम एजेंसियों को लगाया गया है, ताकि चुनाव में किसी तरह की धांधली ना हो। ईवीएम पहुंच चुकी हैं। जो पोलिंग बूथ पर जो अधिकारी हैं, चाहे इसमें स्टेट के कर्मचारी हों चाहे सेंट्रल कर्मचारी हों, तमाम पहुंच गए हैं। पानी की व्यवस्था, हीट वेव से बचने के लिए किट रखी गई है। मैं आपको जो सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। एयर एम्बुलेंस, आपातकाल स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचती है, या बूथ पर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई अनहोनी घटित होती है, तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस, यानी कि आप हेलीकॉप्टर से उठाकर आप उसको नजदीकी अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही हैं। अब व्हीलचेयर की व्यवस्था है, बुजुर्ग लोगों के लिए, जो दिव्यांग और बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके घर पर जाकर उनसे वोटिंग करा लेंगे। तो ये पहली बार भारत के इतिहास में चुनाव में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर चुनाव सुगम हो, चुनाव आसानी से हो और लोगों को चुनाव में इंटरेस्ट आए, तो ऐसे में चुनाव आयोग की भरसक कोशिश रहती है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और तमाम लोग अपील करते हैं, हम भी इंडिया सुपरफास्ट के दर्शकों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो मतदान करें, क्योंकि सरकार बनाना आपका दायित्व है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को चुनते हैं, जिस सरकार को चुनते हैं, उससे आप सवाल भी कर सकते हैं अगर आपके इच्छा अनुसार वो काम नहीं कर रही है। तो अब इस जो सीट आपने की कि तैयारियों के बारे में मैंने आपको ज्यादा बताया, चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम पार्टियों ने भी तैयारियां कर ली गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब कल जब वोटिंग शुरू होगा, तो तमाम 102 सीटों पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके भविष्य का जो उनका जो भविष्य का जो फैसला है वो ईवीएम पेटी में बंद हो जाएगा, और वो 4 तारीख को खुलेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा इन लोगों को। 7 चरण का चुनाव अभी बाकी है, सिर्फ 102 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। अभी 500 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है। देखिए, इंतजार कहते हैं, इंतजार का फल अगर मीठा हो तो इंतजार ही क्या, तो देखना चाहिए। हालांकि फल कैसा होगा ये भी 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभिषेक जी, जिन सीटों का हमने जिक्र किया, रामपुर का जिक्र किया, पीलीभीत का जिक्र किया, लेकिन एक सीट ऐसा भी है जहां पर एक लंबे समय से कांग्रेस ये कहते हुए नजर आ रही थी कि बीजेपी उस नेता को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि उनकी उम्र हो चली है, उनके रिटायरमेंट की जो डेट है वो नजदीक है। अब महाराष्ट्र के ही सीट से वो मैदान में है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की बोलती तो बंद हुई है। नितिन गडकरी का मैं जिक्र करें, आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब ऐसे में वो जो वहां पर जो अगर देखे तो समीकरण, चुनावी समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आए, किनके बीच मुकाबला?
देखिए, नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर नितिन गडकरी कोई पहली बार वहां से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। वहां से नागपुर लोकसभा हो चाहे नागपुर विधानसभा हो, नागपुर के लोगों ने नितिन गडकरी को बहुत प्यार दिया है, बहुत वोट दिए। पिछली बार भी वो लाखों के अंदर से जीते थे, उससे पहली बार भी वो लाखों के अंदर से जीते थे। और इस बार नितिन गडकरी पर के माध्यम से जो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनको दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं है। पार्टी ने नितिन गडकरी को सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी ने बेहद शानदार काम किया है अपने डिपार्टमेंट में। आप हाईवेज देख लीजिए, आप स्टेट हाईवेज देख लीजिए, आप दिल्ली मुंबई हाईवे देख लीजिए, तमाम जो हाईवेज और इंटरनेशनल किस्म की जो सड़कें नितिन गडकरी ने बनाई है, उसमें लोगों ने काफी तारीफ उसकी की है। अब चुनाव वहां नितिन गडकरी और कांग्रेस के बीच में है, नो डाउट, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को वहां मौका दिया गया है। पहली बार नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मौका दिया गया था। वो लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से चुनाव हारे थे नितिन गडकरी से। इस बार भी ये मान के चला जा रहा है, जो शुरुआती आंकड़े या जो रुझान वहां से आ रहे हैं, या जो पोल्स हुए हैं, जो एग्जिट पोल्स हुए हैं, उसमें नितिन गडकरी की जीत वहां से पक्की बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर विकास कार्य को देखें तो नितिन गडकरी ने शतक पर शतक हो गया विकास कार्य को लेकर, तो ज्यादा मुश्किल नितिन गडकरी को नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये चुनाव है, जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देती है। 4 तारीख तक नितिन गडकरी का भी इंतजार करना होगा, लेकिन हाई प्रोफाइल, पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीट है। देखिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि राजनीति में पाला और पासा बदलते हुए देरी नहीं होती है, तो कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि 4 जून तक हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए कि आखिर जीत किसकी होती किसकी नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो कौर जी, अगर बात करें तो पूरा ऑल ओवर अगर 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये चुनाव है। कहीं कहीं ऐसी अगर यूपी की बात करें तो सपा जो है वो इंडिया गठबंधन की तरह रैली तो भले ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन जीत के दावे तो कर रही है भाई। और अगर बीजेपी भी कर रही है कि हम 400 पार, जो 80 सीटें हैं वो हम अपने खाते में लेंगे। लेकिन अगर यूपी के ऑल ओवर सीट की देखें, 8 सीटों पर जिन चुनाव होने हैं, क्या कुछ समीकरण है वहां पे, सपा कहाँ पर कमजोर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी, निश्चित तौर पर 70 से ज्यादा सीटें लेके वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में थोड़ा गिराफ गिरा, 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का है, जो अभी कठिन लगता है। देखिए, तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के ठीक सामने हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन हुआ, पंजाब के किसान दिल्ली को घेरने निकले। उसका असर क्या आप मान सकते हैं कि आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में देखने को शायद अगर मिलेगा, तो 75 सीट तक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचती है, तो लगभग जो पोल्स बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रही है। अगर इंडी गठबंधन और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगर माने, तो वो उनका दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 के आंकड़े पर वो उत्तर प्रदेश में रोकने में कामयाब होंगे, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को वो कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि पहले चरण में अगर मैं मानूं, मुजफ्फरनगर सीट जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो फाइट है वो त्रिकोणीय हो गई है। कारण जो नाराजगी संजीव बालियान के कैंडिडेचर को लेकर थी लोगों में, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और जो मायावती ने सुश्री मायावती ने जो कैंडिडेट दिया है वहां पर जपत समाज से दिया है, तो उससे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना ये होगा कि हार जीत कितनी वोटों से होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर से हार जीत होगी, 10 से 20 हजार के अंतर से ही हार जीत होगी, क्योंकि चुनाव बड़ा रोचक हो गया है मुजफ्फरनगर में। तो वाकई जहां जहां चुनाव है, खासतौर से अगर पश्चिम की माने, जैन चौधरी की आरएलडी जब से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी में शामिल हुई है, बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक एज जरूर पश्चिम में है। लेकिन फिर वही कि 4 तारीख का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मतदाता क्या सोचता है और कैसे सोचता है, ये तो ईवीएम में जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम की जब गिनती होगी तभी पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में एक एज है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक एज जरूर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जीत का दावा सभी पार्टियां करती हैं। अखिलेश और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में है, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि किसके दावे में कितना दम है और कितना पूरा होता है। दावों और वादों में दम तो खैर चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद ही पता चलते हैं।
वो दिन अब भी दूर नहीं है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं। उसके बाद जाकर के ये पता चल जाएगा किनके वादों में कितना दम। लेकिन जिन 102 सीटों की हम जिक्र कर रहे हैं, हम जिन 102 सीटों पर बात कर रहे हैं, उनमें से अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो 45 सीटें यूपीए यानी कि विपक्ष ने प्रॉफिट उठाए थे, 41 सीटें एनडीए यानी कि जो सरकार में है उसने जीते। तो कहीं ना कहीं 5 साल में सियासी समीकरण को देखें तो धल पुथल तो नजर आया है, चाहे वो मोदी लहर को लेकर के हो, चाहे वो तमाम मुद्दों को लेकर के हो। लेकिन विपक्ष तो पूरी तरीके से तैयार है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे उनके पास हैं। उनका कहना है कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा, 41-45 का जो अंतर है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल बेहतर आंकड़े दिखाए। जो 2019 के चुनाव के बाद जो आंकड़े आए थे वो आंकड़े आपने बताए हैं, और तब से अब तक काफी पानी बह चुका है गंगा यमुना में, और विपक्ष एक मजबूत मुद्दे को लेकर चल रहा है। बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा विपक्ष ने मजबूती से उठाया है। निश्चित तौर पर बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो रोजगार को लेकर उन्होंने ये जरूर कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाकर रोजगार सृजित किया जाएगा। विपक्ष के मैनिफेस्टो की अगर बात करें, चाहे वो तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो या वो इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से है, उनका ये कहना है कि लाखों जो लगभग 30 लाख के आसपास जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उसको भरा जाएगा, वो लोगों को दिया जाएगा। अब जनता किसके वादे पर कितना विश्वास करती है ये तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो पार्टियों का एक मुखपत्र होता है, उसको देखकर ही जनता वोट देती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आंकड़े 2019 में आए थे, उन आंकड़ों में ज्यादा बदलाव होगा इस पहले चरण में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है 400 पार का, तो मतलब आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ज्यादा होंगे या नहीं? ज्यादा बदलाव मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार चुनाव की अगर हम बात करें 2019 के, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ था, जिसमें जो 70 से जो कम का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का आया था, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लैंड मिला वहां से। इस बार चूंकि राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी इस गठबंधन का हिस्सा हैं, तो पश्चिम में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें हारी थी वो दोबारा रिगेन कर ले। जैसे बिजनौर सीट है, मायावती के हाथों बिजनौर सीट गंवानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, सहारनपुर की सीट गंवानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो उन सीटों को रिगेन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर उन सीटों पर कब्जा कर लेती है जिन सीटों को वापस खो पाई थी, तो ये आंकड़ा बदल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आंकड़ा बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 102 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि चुनाव एक अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है। जनता किसको अपना स्नेह, अपना प्यार लुटा देती है, ये ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलता है, और किन किन मुद्दों पर, क्योंकि अंडर करंट क्या है वो कहा नहीं जा सकता। क्या राम मंदिर के मुद्दे का असर है, क्या जो बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, क्या वो मुद्दा बनेगा। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन एक रिकॉर्ड कम है पिछले कई सालों के मुकाबले। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी काफी हद तक कंट्रोल में है, अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो। अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से पर जनता वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, एक सवाल ये भी है मेरा आपसे, आखिरी सवाल लेंगे आज के इस टॉपिक में, क्योंकि अगर साउथ में देखें तो राहुल गांधी प्रचार करते हुए, सिर्फ वही एक एरिया है जहाँ पर राहुल गांधी नजर आए हैं प्रचार करते हुए चुनाव के दौरान, खूब जोर से नजर आए हैं। चाहे वो हम भारत जोड़ो यात्रा ले ले, चाहे हम न्याय यात्रा ले ले, सारी जो है मतलब होते हुए वहीं से शुरुआत हुई, और जाकर के कहीं ना कहीं साउथ को ही, जो राजनीति में साउथ को ही बहुत बड़ा रोल कहा जाता है, तो ऐसे में साउथ को साधने को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आई है। तो वहां पर क्या भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, इन सबका असर साउथ में देखने को मिलेगा? हालांकि वहां पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। अंजलि, मुझे लगता है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जितनी कोशिश विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन साउथ की सीटों पर कर रहा है, साउथ के स्टेट्स में कर रहा है, उससे ज्यादा कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तमिलनाडु को देख लीजिए। कांग्रेस का ये भी होगा ना कि कुछ सीटें हमारे पास बची है, तो कहते हैं ना कि भाई कुछ नहीं से कुछ तो हो, कुछ तो बेहतर। अब इसमें मुझे लगता है कि इस बार जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें साउथ से, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से चौंकाने वाले आंकड़े आने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ बड़ा गेम चेंजर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। तमिलनाडु,
कर्नाटका, देखिए वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें इनके पास है। लेकिन तमिलनाडु में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से अन्नामलाई जिस तरीके से उभर कर आए हैं और वो साउथ इंडियन लुक मेरे नजरों के बिल्कुल सामने बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब गए थे रोड शो आप देख लीजिए, और बार बार साउथ इंडियन प्रॉपर लुक, और बार बार प्रधानमंत्री का साउथ जाना, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो कर्नाटका का दौरा, और खासतौर से तमिलनाडु पर फोकस प्रधानमंत्री का करना, वो ये दर्शाता है कि जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कभी 1, 2 या 3 या 4% हुआ करता था, वो 10 से ज्यादा परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी उसको लगभग 20% के आसपास उसको लेके जाना चाहती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है इस परसेंटेज को 20 तक लेके जाने में, तो निश्चित तौर पर 2 से 4 सीटें और तमिलनाडु में, और ये इतिहास रचा जाएगा। जहां तक बात केरला की है, केरला में भारतीय जनता पार्टी कोशिश रहेगी कि 102 सीटें जीती जाए। तो ऐसे में बहुत ताकत और बहुत एनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और पूरा कैडर भारतीय जनता पार्टी का साउथ में लगा रहा है। तो बाकी जो नुकसान अगर विपक्ष की माने भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदी बेल्ट में होता नजर आ रहा है, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं साउथ से करना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि कितना नुकसान हिंदी बेल्ट में होगा, जिसमें ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका झारखंड, आपका हरियाणा, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, आपका बिहार और महाराष्ट्र, इन स्टेटों में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी कितनी भरपाई और कितना फायदा साउथ में बीजेपी करती है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा अंजलि कि 4 तारीख तक का हमें, आपको और हमारे दर्शकों को, इंडिया सुपरफास्ट के दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ उस पिटारे में सबसे पहले उसके नतीजे भी दिखाएंगे, सबसे तेज और सबसे बेहतर, सबसे पहले। और आपके लिए हम हमेशा मौजूद है, और हर एक खबर तहस से ला करके जो रियलिटी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए रिजल्ट की जो भी कहें, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होने वाला है इन 102 सीटों पर 21 राज्यों में, जिसके लिए कल मतदान होगा। और मतदान के लिए हालांकि केवल मंत्री नेता ही नहीं उत्साहित हैं, जो हमारी आम जनता है वो बहुत उत्साहित है। और इस उत्साह के साथ हम चाहेंगे इंडिया सुपरफास्ट की टीम एक बार फिर से आप सभी अपील करती है कि देखिए सरकार जिसको आप चाहते हैं आप जाकर के वोट दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। मत का जो अधिकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अपने मतों का प्रयोग करें, और अपने चहेते या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इस पार्टी ने काम किया है तो उसको जाकर के मतदान दें। तो चलिए आज के हमारे इस मुद्दे में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।